जी आज से हम बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है 10 मिनट का वीडियो प्रत्येक दिन डालेंगे और कोशिश करेंगे हम 200-300 ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करवा देने का। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ऑब्जेक्टिव को। गेस में ऑब्जेक्टिव का जो गेस दिए हैं उसी गेस में से क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे तो बढ़िया ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन मैक्सिमम, यदि फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। जब फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट, यदि फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट आयन पर निर्भर नहीं करता है, मतलब जो आयन में नहीं टूटेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा है ना ज्यादा। यदि फ्रीजिंग पॉइंट पूछता ज्यादा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, अधिकतम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, है ना। ऑप्शन दे दिया आपको, सेम ऑप्शन है K2SO4, B NaCl, C यूरिया और D में ग्लूकोज। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट का अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कॉपी कलम रखे रहिए और कॉपी क्वेश्चन को नोट करते। जितना इसमें क्वेश्चन है उसका जो है अलग अलग टाइप निकाल के प्रैक्टिस करवाते जाएंगे, वो भी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। उस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। ये क्वेश्चन बार आईआईटी में पूछा हुआ एडवांस का क्वेश्चन दिया गया है। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? यदि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे आयन, मतलब आयन नहीं देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट कहेगा तो आयन नहीं देखेंगे, आयन को नहीं देखना है, ठीक है ना। मतलब आयन, जैसे K2SO4 टूटेगा, K2SO4 के पास दो आयन होता है। SO4 हो गया 1 और पोटेशियम हो गया 2, तो 2 1 3 आयन हो गया। NaCl में Na1 और Cl 1, 1 1 2 आयन। यूरिया भी आयन में टूटता है। यूरिया थोड़ा स्मॉल पार्शियली टूटता है। और ग्लूकोज है कि नहीं, तो ग्लूकोज टूटता ही नहीं है आयन में, है ना। इस कारण जो है सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट कहेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा, यदि फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तब, है ना। यदि इसी में डिप्रेशन लगा देगा, है ना, इसी में लगा देगा डिप्रेशन, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझिएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो, है ना, ये डिपेंड करेगा आयन पे, याद रखो। जब डिप्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन किस पर डिपेंड करेगा? आयन पर। मतलब जिसका आयन ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए K2SO4 में पोटेशियम 2 हो गया, SO4 1, तो 2 1 कितना हो गया? 3। SO4 अलग स्पेसीज होता है, जैसे पोटेशियम होता है उसी तरह SO4 होता है। SO4 1 पोटेशियम 2, 2 1 3। B NaCl Na1 और Cl 1, तो 1 1 कितना हो गया? 2। फिर C में यूरिया तो टूटता ही नहीं, पार्शियली स्मॉल थोड़ा सा ही टूटता है। ग्लूकोज साफ ही नहीं टूटता है, थोड़ा सा भी नहीं टूटता है। तो सबसे ज्यादा आयन किसका? K2SO4 का। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया? K2SO4। ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट में भी क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला होता है K बराबर मोल 1 - n लीटर n-1 और पर सेकंड, है ना। n का मतलब होता है ऑर्डर, n का मतलब होता है ऑर्डर। यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलेगा, कहेगा यूनिट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ देगा आपको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ देगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा तो n का मान क्या हो जाएगा? फर्स्ट 1 नहीं, n का मान कहेगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कह रहा है। n का मान 1 रखेंगे, इस फार्मूला पुट कर देंगे। K मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकंड, तो मोल 1 - n का मान रखेंगे 1, लीटर n-1 पर सेकंड। अब देखो ये मोल 0, लीटर 0 पर सेकंड, किसी भी चीज पे 0 पावर उसका मान 1 क्या बचेगा? पर सेकंड। देखो एग्जाम में बार यहाँ पर दे देता टाइम इनवर्स, पर सेकंड में देकर क्या दे देगा? टाइम इनवर्स। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, सेकंड को ही टाइम का ही ना सेकंड बोलते हैं ना। ये पर सेकंड या पर टाइम एक ही चीज हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? टाइम इनवर्स। इसी तरह से मान लो कह देगा सेकंड ऑर्डर का, तो n का मान रख देना 2, थर्ड ऑर्डर का तो n का मान रख देना है। इस तरह से क्वेश्चन एक बेसिसिटी वाला डिस्कस करते हैं।
बेसिसिटी वाला क्या मिनट हुआ? 5 मिनट हुआ। एक बेसिसिटी वाला देते हैं, देखिए। हाँ सर एमबी बड़ा बीच में ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन है, तो घुसाते जाते अच्छा रहेगा। एक दो हो गया, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अपना मन से डालते हैं। देखिए इथाइल अल्कोहल ऐसे पूछेगा आपको, जैसे इथाइल अल्कोहल C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड CH3COOH बोलेगा यहाँ पर कैटलिस्ट का क्या नाम होगा? टी। क्या डालेंगे तो इथाइल अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोनिलिक एसिड बना देगा। ऑप्शन दे देते हैं KMnO4, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है, H2SO4, C लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, D नन। आपको बताए थे, याद करो कि बोले थे इथाइल अल्कोहल में KMnO4 डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जो इथाइल अल्कोहल को डायरेक्ट एसिटिक एसिड बदल देता है। इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं। एक रोजेनमंड रिएक्शन जो कि बार-बार पूछता है, RCOCl है ना, इसको रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ PDBSO4 में, बार-बार पूछता है ऑब्जेक्टिव है ना। तो RCOCl इसको H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, किस कैटलिस्ट पढ़ेंगे? लिंडार्स कैटलिस्ट। PDBSO4 को लिंडार्स बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ से एक क्लोरीन को हटा करके इसके जगह पर हाइड्रोजन को जोड़ देता है। एक क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, RCO, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, उसके जगह जुड़ जाएगा H, मतलब ये एल्डिहाइड बन जाता है। रोजेनमंड रिएक्शन के द्वारा एल्डिहाइड को बनाया जाता है। फिर देख लीजिए RCO, यहाँ से CO हट जाएगा, सॉरी क्लोरीन हट जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा, ये PDBSO4। ये क्या पूछा हुआ कि इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एलिमिनेशन या वुर्ज रिएक्शन समझाता है, वुर्ज रिएक्शन, बी कॉल्वेज रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, तीसरा सैंडमेयर रिएक्शन, और चौथा बी रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ये रोजेनमंड, ये वाला रोजेनमंड रिएक्शन होता है। बाकी रोजेनमंड से दो क्वेश्चन बन जाएगा। यदि 2 नंबर में आपको रोजेनमंड रिएक्शन पूछ देगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर आ जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव में बार-बार पूछता है रोजेनमंड, रिविया ऑब्जेक्टिव है। चलिए ठीक है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सब भी डिस्कस करेंगे 2-3 को। एक और ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होता है 4। ये भी बार-बार पूछता है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होता है। ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में 3, सबको नोट करते जाइए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4, फ्रुक्टोज में। एक बेसिसिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें बार-बार ऑब्जेक्टिव आता है। बेसिसिटी डिपेंड करता है OH पर। OH जितना OH होगा उतना बेसिसिटी। यदि OH की संख्या 1 है तो उसको बोलेंगे मोनोबेसिक, मोनोबेसिक। यदि OH की संख्या 2 है तो इसको बोलेंगे डाइबेसिक। OH की संख्या 3 है तो इसको बोलेंगे ट्राइबेसिक। देखो तो मोनोबेसिक में कौन आ जाएगा? जैसे HCl हो गया, जो एक HNO3 हो गया, जो एक हाइड्रोजन रहेगा उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। डाइबेसिक में कौन आएगा? इसमें 2 हाइड्रोजन रहेगा, जैसे H2SO4 नहीं, H2SO4 हो गया, और एक और याद रखिएगा H3PO3 है, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन होना चाहिए ट्राइबेसिक, लेकिन ये होता है डाइबेसिक। क्यों होता है? इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये इस तरह से है, फास्फोरस डबल बॉन्ड OH। तो बेसिसिटी डिपेंड करता है OH पर। यहाँ पे 2 OH है, इसीलिए 2 बेसिसिटी होगा। तो याद रखना, बार-बार ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। H2SO4 ये भी पूछा। H2SO4 क्या है? डाइबेसिक। H3PO3 क्या है? डाइबेसिक। क्यों? क्योंकि 2 OH है। ट्राइबेसिक हाइड्रोजन देख कर बेसिसिटी को पता करेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन है तो एक बेसिक, एक हाइड्रोजन है तो मोनोबेसिक, मोनो मतलब एक, और 2 है तो डाइबेसिक। जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो डाइबेसिक। H3PO3 में 3 हाइड्रोजन होना चाहिए ट्राई, लेकिन 2 होता है। क्यों होता है बता दिए। फिर इसी तरह देखिए H3PO4 ये क्या होता है? और इसको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखिएगा, अपवाद के तौर पे बार-बार पूछता है, एक्सेप्शन। इसके बाद जो H3PO3 इसका बेसिसिटी हो जाएगा क्या? 3, और एक और हो जाता है H3BO3। इतना ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसी में से कोनो आएगा। पहले आपको अपवाद में एक तो ये याद रखिएगा, 3 रहेगा तो 2, और उसके बाद बाकी
जिस तरह से हाइड्रोजन रहेगा उस तरह से उसका बेसिसिटी हो गया सर।